केंचुआ है आइसिनिया फोएटिडा, ये आसानी से आपको एक बार खरीदना पड़ेगा, बार बार इसके खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार खरीद के, जैसे दही जमाना गर्मी में महिलाएं जब शुरू करती हैं गृहिणियां, तो एक बार दही का जामन पड़ोस से मांगती हैं और इसके बाद तो वो उन्हीं के यहाँ रोज बनेगा, तो वही आपके यहाँ इतना केंचुआ पैदा होने लगेगा कि आप दूसरों को देंगे। तो आप 1 किलो या आधा किलो, वैसे उसके लिए चाहिए 1 किलो केंचुआ, आधा किलो 1 किलो केंचुआ ले आइए इतने वाले ढेर पर, जिसकी की लंबाई लगभग 12 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट और ऊंचाई 2 फीट है। उसके ऊपर जैसे मैंने बताई 4-4 अंगुल की परत लगाने के बाद सबसे ऊपर की इकाई पर हल्की उसमें 40% के करीब आर्द्रता होनी चाहिए, ओदी रहना चाहिए। अब इस ओदी को नापने का मीटर न हो तो आप ये देखिए कि जब हम वो कचरा उठाएं और हाथ में दबाएं तो यहाँ से पानी चुचुआना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा ना हो, तो उससे केंचुए की जीवन को हानि होती, सांस नहीं ले पाता वो, ना तो पानी बहुत बह रहा हो और ना उसमें सूखा रहना चाहिए, जैसे दबा दो तो लड्डू सा बन जाए और यूं करें तो वो बिखर जाए। अब इतने मोटे अंदाज से आप समझ चुके होंगे कि कितनी उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। जो किसान भाई बड़े पैमाने पे वैज्ञानिक तरीके से बनाना चाहते हैं वो आर्द्रता मापी ले आए, बाजार में 60 रुपए का मिलता है और उससे आप देख लीजिए 40% आर्द्रता उसमें होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मी के दिनों में रोज हल्की फुहारे जैसी तराई करनी है उसकी, गर्मी के दिन में, और सर्दी के दिन में तीसरे दिन करना है, और बरसात के दिन में करना नहीं है। गोबर और कचरा अपने आप नमी को खींचता है, उसके ऊपर छप्पर जैसा कुछ होना चाहिए। ये हमारा एक साइकिल स्टैंड था जो कि अब उपयोग में नहीं आता था, तो इसके नीचे पक्का था। हमारे पास ये पैरा है, बगल में डेयरी गोबर, तो हमने इसकी एक शुरुआत की और सबसे पहले यहाँ ये शुरुआत में पूरा बना करके ठीक किया और एक नई इकाई यहाँ विकसित की। वस्तुतः आपको जो दिखाएंगे वो तो अभी आगे है, ठीक है ना, वहां हम ले चलते हैं। शुरुआत में इसे 300 से 400 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदना पड़ेगा और बाद में आपके यहाँ स्वतः बनने लगेगा। केंचुआ खाद बनाना क्यों जरूरी होता है ये हमको जरूर जानना चाहिए। हम जानते हैं कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए, नोट कर लीजिए। पौधों के लिए कम से कम 17 पोषक तत्व कुल चाहिए। उन 17 में से 3 हमें प्रकृति देती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें नहीं देने पड़ते, ये अगर कहीं देने पड़ते तो इतना महंगा पड़ जाता अनाज। ये प्रकृति देती है। कार्बन कहाँ से मिलता है? मिट्टी से भी मिलता है, और जो सांस हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो जहरीली हमारे लिए है, पौधों का वो भोजन है। इसलिए हम पृथ्वी पर पौधों के मेहमान हैं, पौधों के ऋणी हैं, वृक्षों के ऋणी हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा छोड़ी गई विषैली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस प्राणवायु ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। उसमें से वो कार्बन पूरा ले लेते हैं और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरीके से कार्बन पौधे जो है वो कहाँ से ले लेते हैं? पौधे इस कार्बन को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि जो 16 पोषक तत्व हमें चाहिए उनमें से कार्बन मिट्टी से मिलता है। इसके लिए हम आपसे कहते हैं नरवाई मत जलाओ। नरवाई जलाने से क्या खत्म हो जाएगा? कार्बन। जो ये कार्बनिक पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, डांठ, डंठल और गोबर, ये सब उसी खेत में डालना है। अभी हम 2013 में भारत सरकार ने हमको विदेश भेजा, ब्राजील गए, हम 5 वैज्ञानिक गए थे। केवल यही अध्ययन करने गए थे कि हमारे मध्य प्रदेश की तुलना में ब्राजील में सोयाबीन 3 गुना ज़्यादा पैदा होती। क्यों ज़्यादा पैदा होती है ये हमको दायित्व सौंपा गया, पता करिए। कई दिन वहाँ रह करके अध्ययन किया, कृषि विश्वविद्यालयों का ब्राजील का अध्ययन किया, किसानों के यहाँ गए, 7 राज्यों का भ्रमण किया, जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं ऐसे वहाँ के राज्यों का। तत्पश्चात एक सबसे बड़ी फाइंडिंग जो 7-8 आई, उनमें एक सबसे बड़ी ये थी कि वहाँ कार्बन का प्रतिशत मिट्टी में कितना मिला? 1.8। हमारे यहाँ कितना है? आपके अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड सबके बने हैं कि नहीं बने हैं? और कुछ के बन गए हैं, कुछ और बन रहे हैं। उनमें आप पढ़ेंगे 0.6, 0.5 इतना आपको मिला। ठीक है कि नहीं? तो ये कम है। इसको सही मात्रा में लाने के लिए आपको अपनी मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, और वो कार्बनिक पदार्थ जब आप मिला दोगे तो आपको मिट्टी में अपने आप कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और यदि हम उसे जलाएंगे तो फिर मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाएगी। हम एक जैसे व्यापारी अपने पुत्र को विरासत में अपना जीवन काल पूरा करने के पश्चात क्या दे जाता है? वो दे जाता है पेट्रोल पंप का मालिक, तो पेट्रोल पंप दे जाएगा। लेकिन हम तो खेत छोड़ के जाएंगे ना, तो खेत कम से कम हम ऐसा छोड़ें जिसमें आगे भी उत्पादकता ली जा सके। इसके लिए हम लोग कहते हैं टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक वर्ड होता है, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका अर्थ ये होता है कि हम खेती के उत्पादों को
कम से कम खेती के उत्पादों को पूरा करें और इसके साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उन्हें वो बता सकें कि कैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पूरे पोषक तत्व उन्हें दे सकते हैं। तो आज तक कोई भी ऐसी खाद की विशेष बड़ी उर्वरक की फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कि हमें पूरे के पूरे पोषक तत्व प्रदान करने वाली खाद दे सके। कौन सी है? यूरिया है। यूरिया में क्या मिलता है? नत्रजन 46%। और डीएपी में क्या है? 2 पोषक तत्व हैं। कौन कौन से 2 पोषक तत्व हैं डीएपी में? बताओ। डीएपी में है नत्रजन और फास्फोरस 18-46 के अनुपात में, और एक बहुत करो तो एक आता है एनपीके 12-32-16, उसमें नत्रजन 12, फास्फोरस 32 और पोटास 16। इसके अलावा कोई चीज इनमें उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम चाहें तो हम 12 एनपीके 12-32-16 से अच्छा है कि हम एक ऐसा खाद देखें, ऐसा उर्वरक देखें जिसमें 3 वो छोड़ के बाकी के 13 पोषक तत्व पाए जाते। वो कौन सा है? किसी फैक्ट्री में नहीं बना, वो है केंचुआ खाद। इसमें पूरे के पूरे 13 पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 तो आपने दे दिए, बचे हुए 3 नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, वो केंचुए खाद में मिलते हैं। फिर इसके पश्चात जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं 11, वो सामान्यतः सभी में उपलब्ध नहीं होते, लेकिन केंचुआ खाद में वो भी उपलब्ध होते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? विशेष रूप से सल्फर, गंधक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान, मैलिब्डिनम, ये ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कि जिनकी फसल में, पौधों में, फलदार वृक्षों में, हार्टिकल्चर में अत्यधिक महत्ता है। लेकिन इनका नाम सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों रखा? इसलिए नहीं कि इनकी महत्ता थोड़ी है, इनकी मात्रा कम लगती है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा या तो मिलीग्राम में या पीपीएम में लगती है, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम मात्रा लगती है, लेकिन इनकी महत्ता बहुत अधिक। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बोरान जो होता है, आप में से कई किसान भाइयों के यहाँ अनार का पेड़ लगा है, अनार का फल फटने लगते हैं। तो अनार का जो फल फटता है तो किसान भाई पूछते हैं, साहब हमारे यहाँ अनार लगा है, फल फट जाते हैं, लगते तो हैं, तो बोरान की कमी के कारण। तो आपको वहाँ बोरेक्स पाउडर आता है बाजार में, वो अपने पौधे में डाल दीजिए, आपका फल फटने बंद हो जाएंगे। अभी कई किसान भाई पूछते हैं, हमारे यहाँ गेहूं की फसल हमने 2 पानी भी दे दिए, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर दी, पीली पड़ रही है, वो उठ नहीं रही, हरी नहीं हो रही फसल। उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम पौधों में पर्णहरिम का निर्माण करता है, क्लोरोफिल का। तो अब कई सालों से हम लगातार उगा रहे हैं, ये कभी डाले नहीं, केवल क्या डालते रहे? नत्रजन, फास्फोरस, नत्रजन, यूरिया, डीएपी के अलावा कुछ डालते हो आप? नहीं, जबकि हमें डालने ये सब चाहिए। यही कारण है कि अपने यहाँ पुराने पूर्वज लोग जो आम के पेड़ लगा गए, वो आम के पेड़ों में कहते हैं साहब 25-30 साल से ये बिरवा आमा के बहुत फरक रहा, अब एक तो फल नहीं लगे। अब इसलिए नहीं लगता कि वो वृक्ष तो चलता नहीं है, जितने उसके नीचे जहाँ तक जड़ों का साम्राज्य था वहाँ तक का सब पोषक तत्व उसने खींच लिए। तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जहाँ वृक्ष गड़ा है उससे गुड़ाई कभी यहाँ नहीं करनी चाहिए, यहाँ तो मिट्टी चढ़ानी चाहिए। अगर आप हॉर्टिकल्चर के विषय से, ये ऐसे मिट्टी चढ़ा दो, तने को मजबूती प्रदान करो, यहाँ गुड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। वृक्ष जो ऊपर फैलता है उसको दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण सीधी होती, एक लाइन डाल करके छाया की रेखा बना लो और उससे 25% यानी 4 आना भर अंदर आओ और फिर एक छल्ला बना लो, वहां गुड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि वृक्ष की जड़ जो भोज्य पदार्थ लेती हैं, पानी लेती हैं, यूरिया, डीएपी लेती, वो कहाँ पाई जाती हैं? वहीं पाई, वो दूसरी जगह नहीं पाई जाती। इसलिए अपना कर्तव्य क्या है कि हम वहां पे भोजन दें जहां उसका मुख है। आप 2 दिन मेहमानी को गए, अपने घर लौटे, 2 दिन से कहीं मान लो बाजार का नहीं खाते थे, तो आप भूखे हैं, घर में आए, बच्चे से बोले, लेट गए, बड़ा भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनवाओ। अब खीर पूड़ी बन गई, अब आप कह रहे हो भूख लगी है, और वो यहाँ रख दे गरम खीर पूड़ी, तो भोजन का लाभ मिलेगा क्या? भोजन का लाभ तो कहाँ से मिलेगा? मुँह से। अब भूख तो लगी है पेट में, तो भोजन का लाभ यहाँ से नहीं मिलेगा, बल्कि वृक्ष को हानि होगी। यदि हम इस प्रवास के दौरान इतना भी सीख गए, आप ये देखिए, हम लोग जाते हैं किसान भाइयों के यहाँ, कल भी एक सतना जिले के भ्रमण में गए थे, है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कोऑपरेटिव वालों ने रखा था, उसमें हम यही प्रशिक्षण देने गए थे। तो देखते हैं तो किसान भाई यहीं गड्ढा खोद के, यहीं गुड़ाई करके, थाला बना के, इसी में पानी के डल, यहाँ से तो आप यहाँ से मिट्टी ऐसे चढ़ाइए, और फिर वहाँ जो हम बताए जितनी छाया बन रही है, मान लो वो छाया की लंबाई है 10 फीट,
10 फीट का घेरा है, तो आप उसमें से 3-4 फीट अंदर आ जाइए, फिर गुड़ाई करिए, तो वहां वो वाली जड़ें मिलेंगी, बारीक तृतीय टर्सरी रूट, जहां से पौधा अपना सामान लेता है। तो वहां आप गुड़ाई कर दीजिए। कितनी गुड़ाई करनी चाहिए? जड़ की गहराई के ऊपर है, वैसे कभी भी 8-9 इंच से ज्यादा गुड़ाई नहीं करें, फिर नीचे की मिट्टी अपने आप ले लेगी। और जब भी पहली बार गुड़ाई करिए तो पहली रात उसमें केवल पानी भर डाल दीजिए 8-10 बार, ताकि वो रास्ता बन जाए। फिर अगली बार आप उसमें उर्वरक घोल करके फिर खाद डाल दीजिए। केंचुआ खाद मिलानी है तो केंचुआ खाद मिला दीजिए। वो जो छल्ला बनाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 6 इंच होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो बताओ। यदि आप केंचुआ खाद डालेंगे तो आपके खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल ग्रहण क्षमता बढ़ेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात बताए। अगर आप अभी ये 2 खंबे हैं, इनमें हम एक में मिट्टी का ढेला बाल्टी में डुबा के रख दें और एक में गोबर का कंडा रख दें, तो मिट्टी का ढेला जल्दी सूख जाएगा और गोबर का कंडा देर में सूखेगा। इससे क्या प्रमाणित होता है कि यदि खेत में गोबर की खाद पड़ी है, केंचुआ खाद या कंपोस्ट खाद, तो उस खेत में पानी ज्यादा समय तक टिकेगा, और जिस खेत में इसका अभाव है उसमें पानी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए यदि हमको खेत की जल धारण क्षमता बढ़ानी है, कहते हैं ना मिट्टी सांस लेती है, मिट्टी सांस नहीं लेती, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु सांस लेते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु करोड़ों की तादाद में, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, क्योंकि हम वो यूरिया डीएपी फिर चारा मारने की दवाई इमेजी थापर ये डालते चले आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वो सूक्ष्म जीवाणुओं के बगैर भोजन का निर्माण नहीं होगा। उन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए आज की डेट में अब वो जमाना गया। कुछ दिनों पश्चात आप पाएंगे कि यूरिया डीएपी की बोरियां ढोने की जरूरत आपको नहीं है। अब इन विलेय उर्वरक मिलेंगे, आप थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, उसका हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, बहुत तेज पैदावार आपको मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि समय के साथ परिवर्तन करें और अब पोषक तत्व का प्रबंधन करें। वो केवल यूरिया डीएपी से ना करें, अपितु उन्हें भी डालें, यूरिया डीएपी भी डालें, परंतु साथ में समन्वित पोषक तत्व इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। समन्वित में क्या आता है? जैसे हरी खाद है, ग्रीन मैन्योरिंग, आप अपने खेत में 2-3 साल में एक बार क्या लगा दीजिए? सनई या ठेंचा। जैसे ही 42 से 45 दिन का हो उसको ट्रैक्टर से मल्चिंग कर दीजिएगा, तो उससे आपका उसमें नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? इसके साथ ही साथ आप अगर ऐसे भ्रमण कर रहे हैं अपने खेत का और आप पाते हैं कि कहीं आपको ये लग रहा है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो ठोस टाइप की होती जा रही है, पुल मिट्टी नहीं है, तो हर खेत का किसान भाई को तीसरे वर्ष में एक बार गहरी जुताई करानी चाहिए। लेकिन उसमें भी किसान भाई गलती क्या करते हैं? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं करते। गहरी जुताई कब करनी चाहिए? जैसे ही गेहूं कटे, 17-18 अप्रैल को आपका गेहूं कटा, 20-22 अप्रैल तक गहरी जुताई कर दो, तो आखिरी पानी जो दिया था गेहूं उसकी ओदी मिल जाएगी, तो जुताई करने में सुविधा रहेगी। नहीं तो खेत पूरा खरखर हो जाएगा, फिर आपकी गहरी जुताई। दूसरा, नीचे की ओदी ऊपर आएगी और आपके उसमें यदि कोई भी खराब से खराब खरपतवार चारा है, मान लीजिए सबसे खराब है कांस या गुंदिला, तो उसमें आप गहरी जुताई करके खेत में बोना तो है नहीं कुछ, तो खाली खेत में आप डाल सकते हैं ग्लाइफोसेट नाम की दवाई। लिख लीजिए, ग्लाइफोसेट चारा मारने की दवाई। एकदम आपका कांस और गुंदिला सब खत्म हो जाएगा। कितनी डालनी है ये दवाई? 5 ml प्रति लीटर पानी में, 5 ml प्रति लीटर पानी में आपको डालना है। ठीक है ना? क्या दवाई बताएं? ग्लाइफोसेट बाजार में राउंड अप के नाम से, वीट किलर के, टोटल किलर के अनेक नामों से आती है। ठीक है ना? तो ये आप डाल देना। तो आइए, कोई प्रश्न इसमें कोई किसान भाई को? साहब अरहर हमारे वो यहाँ पे जब फूलत पड़ती तो बिल्कुल सूख जाती, वो उठा नाम का रोग, वो अरहर भर में नहीं, उगरा कहा थे गाँव में, वो चना में लागत है, मसूरी में, अरहर में और अमरूद के बिरवा ज्यादातर। वैसे और भी फसलों में है, पर ज्यादा समस्या रहेगी चना और मसूर, अरहर और बिही के बिरवा। आप देखिए आधा है ना? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बीजों करके बोनी करें, और यदि खड़ी फसल में लगने लगे तो जिस पौधा सूख गया उसका कोई इलाज नहीं, परंतु जो पौधे सूखने की कगार पर हैं उनके लिए लिख लीजिए ट्राइकोडर्मा। लिख लीजिए ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम लिख लीजिए 10 किलो गोबर की खाद में मिला करके भुड़क दीजिए खेत के अंदर। ट्राइकोडर्मा है ना? रेत या गोबर की खाद 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालना है। अब इतने बड़े खेत में कैसे डालें? 1 एकड़ में तो 10 किलो गोबर की खाद या केंचुआ खाद महीन करके
उसके साथ मिला के डाल दो। वैसे आजकल विलेय ट्राइकोडर्मा भी आने लगा, घुलनशील लिक्विड ट्राइकोडर्मा आता है, 180 रुपये लीटर है, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से मिलता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। और कोई ग्लाइफोसेट और दुकानों में किस नाम से? ग्लाइफोसेट इसका रासायनिक नाम है। हम वैज्ञानिक ये सोचते हैं किसी कंपनी का नाम न लें, बल्कि रासायनिक नाम बताएं। ये 2500 नाम से बाजार में आता है। वैसे हमने अभी अपने खेत में डाला था, ग्लाइसील नाम से डाला, सस्ता पड़ा था, 365 या 70 रुपये लीटर आया था सरकारी तौर पे, तो इसका परिणाम अच्छा मिला था। पर इसको डालने के पश्चात 10 दिन तक आपको खेत में बोनी नहीं करना चाहिए। जब खेत खाली हो तभी ये डालना है। और यदि आपको मान लो किसी समय ऐसा करना है, खेत में बहुत चारा है और हमको ज्यादा समय नहीं है, कहते हैं ना 13 कार्तिक 3 आषाढ़, जल्दी बोनी करनी है, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करिए, पैराकॉट नाम की दवाई आती है, पैराकॉट, ये आप आज डालिए और दूसरे दिन आप इसकी बोनी कर सकते हैं। पैराकॉट डाल